हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा चैप्टर चल रहा है सरफेस केमिस्ट्री और हम पढ़ रहे हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। लास्ट वीडियो में हम कोलाइडी विलयनों के प्रॉपर्टीज़ तक पढ़ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स लेंगे। पहला हमारा टॉपिक है वैद्युत कण संचलन या इलेक्ट्रोफोरेसिस। जब हमने कोलाइडी विलयन के गुण पढ़े तो हमने पढ़ा कि कोलाइडी विलयन के स्थायित्व का कारण उस पर उपस्थित आवेश होता है। किसी भी कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त प्रावस्था के सभी कणों पर एक समान आवेश उपस्थित होता है। यदि किसी कोलाइडी विलयन पर विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कण विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। इसे वैद्युत कण संचलन या इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। यदि हमारा कोलाइडीसॉल धनावेशित है तो विद्युत क्षेत्र लगाने पर सभी कोलाइडी कण कैथोड की ओर गमन करेंगे। इसे हम कहते हैं धन कण संचलन या कैटाफोरेसिस। और यदि हमारा कोलाइडीसॉल ऋणावेशित है तो विद्युत क्षेत्र लगाने पर एनोड की ओर गमन करेंगे सभी कण। इसे हम कहते हैं ऋण कण संचलन या एनाफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस की सहायता से कोलाइडी कण पर उपस्थित आवेश की प्रकृति ज्ञात की जा सकती है कि आवेश धनावेशित है या ऋणावेशित। फॉर एग्जाम्पल, आर्सेनिक सल्फाइड के कोलाइडी कण विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में एनोड की ओर गति करते हैं। इससे क्लियर है कि हमारा आर्सेनिक सल्फाइड किस प्रकार का सॉल होगा, ऋणावेशित सॉल। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आवेशित कोलाइडी कण अपने से विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पर पहुंचकर अपना आवेश त्याग देते हैं, उदासीन हो जाते हैं और संयुक्त होकर बड़े बड़े कणों के रूप में स्कंदित हो जाते हैं। सीधे डायग्राम, हमने कांच की एक U ट्यूब ली है। इस U ट्यूब में हमने कोलाइडी विलयन भरा है आर्सेनिक सल्फाइड का, और इस U ट्यूब की दोनों नलियों में हमने इलेक्ट्रोड्स लगाए हैं। जब प्रारंभ में विद्युत क्षेत्र प्रवाहित नहीं किया जा रहा तब U ट्यूब की दोनों नलियों में आर्सेनिक सल्फाइड का लेवल समान है। विद्युत क्षेत्र लगाने पर हम देखेंगे कि आर्सेनिक सल्फाइड के कोलाइडी कण एनोड की ओर गमन करते हैं। दैट मीन्स हमारा आर्सेनिक सल्फाइड किस प्रकार का कोलाइडी सॉल्यूशन हुआ, ऋणावेशित, और एनोड पर पहुंचकर ये अपना आवेश देकर उदासीन हो जाएंगे और बड़े बड़े कणों के रूप में स्कंदित हो जाएंगी। ये घटना कहलाती है इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट हम टॉपिक ले रहे हैं कोलाइडी विलयन का स्कंदन, कोएगुलेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। हम जानते हैं कोलाइडी कण आवेशित होते हैं और आवेश उनके स्थायित्व का प्रमुख कारण है। यदि आवेश हटा दिया जाए तो कोलाइडी कण आपस में संयुक्त होकर बड़े कण बनाते हैं जो कि अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाते हैं या स्कंदित हो जाते हैं। इस प्रकार से किसी कोलाइडी विलयन के अवक्षेप में परिवर्तित होकर पैंदे पर बैठ जाना स्कंदन कहलाता है। स्कंदन 3 प्रकार से किया जा सकता है। पहला प्रकार इलेक्ट्रोफोरेसिस जो हमने अभी पढ़ा है। सेकंड प्रोसेस कौन सा है, आधिक्य अपवहन के द्वारा, एक्सेसिव डायलिसिस। यदि कोलाइडी विलयन का अधिक समय तक अपवहन किया जाता है तो उसका स्कंदन हो जाता है, क्योंकि अधिक समय तक अपवहन करने पर कोलाइडी कण पर उपस्थित आवेश अलग हो जाते हैं। अतः अब उदासीन कोलाइडी कण परस्पर संयुक्त होकर स्कंदित हो जाते हैं। तीसरा तरीका स्कंदन का क्या है, विद्युत अपघट्य मिलाकर, बाय एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। जब किसी कोलाइडी विलयन में कोई विद्युत अपघट्य आधिक्य में मिलाया जाता है तो विद्युत अपघट्य का विपरीत आवेशित आयन, किसका विपरीत आवेश होना चाहिए, कोलाइडी विलयन के कणों पर जो आवेश है उसके विपरीत आवेश वाला विद्युत अपघट्य का आयन कोलाइडी कण के आवेश को उदासीनीकरण कर देता है। कोलाइडी कण उदासीन होकर परस्पर मिलकर बड़े आकार ग्रहण करते हैं और अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाते हैं।
यदि ये स्कंदित कण विलायक से हल्के हैं तो विलायक पर तैरने लगते हैं। इस घटना को हम कहते हैं उड़नन। विद्युत अपघट्य का वह आयन जो कोलाइडी कणों के अवक्षेपण में सक्रिय भाग लेता है उसे सक्रिय आयन या प्रभावी आयन कहते हैं। सक्रिय आयन कौन सा होगा? जिस पर कोलाइडी कणों का विपरीत आवेश हो। सीधा एग्जाम्पल, आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइडी विलयन है। इसमें हम विद्युत अपघट्य के रूप में मिला रहे हैं BaCl2 विलयन। हम जानते हैं आर्सेनिक सल्फाइड एक ऋणावेशित सॉल है, तो इसके लिए अब सक्रिय आयन कौन सा होगा? विद्युत अपघट्य BaCl2 से दो प्रकार के आयन मिलेंगे, Ba2+ आयन और क्लोराइड आयन। चूंकि सॉल हमारा ऋणावेशित है तो यहाँ सक्रिय आयन होगा धनावेशित Ba2+ आयन। ये ऋणावेशित सॉल को उदासीन करके स्कंदित कर देता है। नेक्स्ट है हार्डी-सुलजे नियम। इस नियम के अनुसार वैद्युत अपघट्य के प्रभावी या सक्रिय आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है उसके स्कंदन करने की शक्ति भी उतनी ही अधिक होती है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से किसी कोलाइड की निश्चित मात्रा को स्कंदित करने वाले वैद्युत अपघट्य की मात्रा कोलाइड कण से विपरीत आवेश युक्त आयन, जिसे हम कहते हैं प्रभावी आयन, उसकी संयोजकता पर निर्भर करती है। सक्रिय आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है उतनी ही उसकी स्कंदन क्षमता भी अधिक होगी। किसी धनावेशित कोलाइडी कण के प्रति ऋणायनों की स्कंदन शक्ति का क्रम दिया है हमने। धनावेशित कोलाइडी कण है तो उसके लिए सक्रिय आयन कौन सा होगा? ऋणायन। हम देख रहे हैं ऋणायन की संयोजकता जितनी ज़्यादा है उसकी स्कंदन क्षमता भी उतनी ही ज़्यादा है। इसी प्रकार से अगर ऋणावेशित कोलाइडी कण है तो सक्रिय आयन हमारा होगा धनायन, और धनायन की भी संयोजकता जैसे जैसे बढ़ेगी उसकी स्कंदन शक्ति बढ़ेगी। इस क्रम में संयोजकता बढ़ रही है तो स्कंदन क्षमता भी बढ़ रही है। नेक्स्ट है स्कंदन मान। वैद्युत अपघट्य की वह न्यूनतम मात्रा जिसकी सहायता से कोलाइडी विलयन का स्कंदन या उड़नन होता है उसे स्कंदन मान कहते हैं। इसे हम दिखाते हैं मिलीमोल पर लीटर में, और इसका फॉर्मूला होगा वैद्युत अपघट्य की मात्रा इंटू मोलरता अपॉन में है कुल आयतन इंटू 100। किसी भी वैद्युत अपघट्य के लिए स्कंदन मान जितना कम होगा उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि स्कंदन मान कम होने का मतलब हमें वैद्युत अपघट्य की बहुत कम मात्रा चाहिए स्कंदन के लिए, तो थोड़ी सी मात्रा ही स्कंदन कर सकती है। दैट मीन्स स्कंदन मान जितना कम है स्कंदन क्षमता उस विद्युत अपघट्य की उतनी ही ज़्यादा होगी। नेक्स्ट हम टॉपिक ले रहे हैं कोलाइड का रक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स। हम जानते हैं द्रव विरोधी कोलाइड द्रव स्नेही कोलाइड की तुलना में बहुत अधिक अस्थायी होते हैं और विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा मिलाते ही शीघ्रता से स्कंदित हो जाते हैं। यदि किसी द्रव विरोधी कोलाइड में द्रव स्नेही कोलाइड की मात्रा डाल दी जाए तो द्रव विरोधी कोलाइड का स्थायित्व बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? द्रव विरोधी कोलाइड के चारों ओर अधिशोषण के द्वारा द्रव स्नेही कोलाइड एक रक्षक परत बना लेते हैं जिसके कारण अब वे अवक्षेपित नहीं हो पाते। यही कारण है कि द्रव स्नेही कोलाइड मिलाएंगे तो द्रव विरोधी कोलाइड का स्थायित्व बढ़ जाता है। द्रव स्नेही कोलाइड की उपस्थिति में द्रव विरोधी कोलाइड का विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा के द्वारा अब स्कंदन नहीं होता, इसे हम कहते हैं रक्षण। और जो द्रव स्नेही कोलाइड हमने मिलाया है उसे हम कहते हैं रक्षी कोलाइड या प्रोटेक्टिव कोलाइड। फॉर एग्जाम्पल, काली शाही बनाते समय रक्षक कोलाइड के रूप में बबूल का गोंद मिलाया जाता है। आइसक्रीम बनाते समय रक्षी कोलाइड के रूप में उसमें मिलाते हैं थोड़ा सा जिलेटिन,
ताकि आइसक्रीम में उपस्थित दूध, बर्फ, शर्करा के कोलाइडी कण आपस में स्कंदित नहीं हो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्वर्ण संख्या या गोल्ड नंबर। पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। गोल्ड नंबर किसे कहते हैं? किसी रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में मात्रा जो 10 ml गोल्ड हाइड्रोसोल के स्कंदन को 10% NaCl के 1 ml को मिलाने पर रोकने में आवश्यक हो, उसे हम कहते हैं गोल्ड संख्या। इसे हम एक डायग्राम के द्वारा दिखा रहे हैं। ये हमने किसी पात्र में लिया है 10 ml गोल्ड हाइड्रोसोल। गोल्ड हाइड्रोसोल का मतलब गोल्ड का जल में कोलाइडी विलयन है। ये किस प्रकार का कोलाइडी विलयन होगा? लायोफोबिक या द्रव विरोधी कोलाइड। अब इसके अंदर हम किसी लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन, जो हमारा रक्षी कोलाइड है, उसके x मिलीग्राम्स मिला रहे हैं। x मिलीग्राम हमने इसमें ऐड किए, तो अब यदि हम 1 ml ऑफ 10% NaCl सॉल्यूशन ऐड करें तो स्कंदन नहीं हो रहा है। तो जो हमने x मिलीग्राम मिलाए हैं वो x हमारा है गोल्ड नंबर ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड, रक्षी कोलाइड की स्वर्ण संख्या। किसी रक्षी कोलाइड के लिए स्वर्ण संख्या का मान जितना कम होगा, उस रक्षी कोलाइड या द्रव स्नेही कोलाइड की रक्षण क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी। हमने एक टेबल में कुछ रक्षी कोलाइड्स की स्वर्ण संख्या दिखाई है। हम देख रहे हैं जिलेटिन के लिए स्वर्ण संख्या का मान सबसे कम है और स्टार्च के लिए स्वर्ण संख्या का मान सबसे ज़्यादा है। अतः जिलेटिन सबसे अच्छा रक्षी कोलाइड होता है और स्टार्च सबसे कम अच्छा रक्षी कोलाइड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।